हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आइए देखिए, एक बार फिर से हम अपने सेशन को लाइव लेके आ चुके हैं और आप लोग के लिए ये सेशन मैं लेके आया हूँ। ऐसा कि लास्ट टाइम में मैं जाते जाते ये बोला था कि बाबू क्लास 10 सीबीएसई साइंस के लिए वीडियो लगातार आ रहे हैं, हर क्लास के लिए आ रहे हैं। अभी बेसिकली क्लास 10 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें हमने मेटल और नॉन मेटल नाम के एक केमिस्ट्री का चैप्टर को उठाया था और उसके इंडेक्स के क्वेश्चन को कर लिया था। चैप्टर 8 के क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले बच गए थे और आपसे मैं कह के गया था कि तुरंत इसके बाद का जो वीडियो आपका आएगा वो आपके एनसीईआरटी इंडेक्स का क्वेश्चन ही आएगा। इंडेक्स करा चुका एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। बिना घबराए चुपचाप से एनसीईआरटी की एक किताब अपने सामने रख के और जितनी बात सर आपको बताएंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाएंगे, बस उस सभी चीजों को आप समझते हुए चलेंगे धीरे धीरे। बड़े प्यार से एक्सरसाइज के वही 16 या 17 अप्रॉक्स 16 क्वेश्चन है कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये बताऊं कि हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 10 की बात होगी। बेसिकली अगर कहा जाए तो सीबीएसई बोर्ड ही देख सकता है। यूपी इंग्लिश वाले भी भाई मेरे देख सकते हैं। यूपी प्योर यूपी जो हिंदी से पढ़ते हैं वो भी देख के समझेंगे, बिकॉज मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा। अच्छा, चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? वो है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल नाम का ये चैप्टर है। ठीक है, करेंगे क्या? तो हम आज करने वाले एक्सरसाइज सॉल्यूशन। एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को हम देखने वाले हैं। बोर्ड पर लिखी सभी चीजें बच्चों को क्लियर तो हो रही है ना? यस, वेरी गुड। चलिए, सबसे पहले हम तेजी से एमसीक्यूज को कर लेते हैं और एमसीक्यूज बच्चे लगा सकते हैं। आसान सा मैंने बोला आपसे, उस वीडियो में सजेस्ट कर रहा था, इसमें भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बेटा अगर आप पहली बार आए हो मेरे इस चैनल पे तो ये नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वो तो आपको टीचर की क्वालिटी में दिखेगा। हाँ, ये अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको देखने से पहले इंडेक्स की वीडियो देख लो और इंडेक्स की वीडियो को देखने से पहले मेटल एंड नॉन मेटल नाम का एक पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट दे के मैं रखा हूँ। 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो है, उसको देख लो। अगर ये दोनों वीडियो आपने देखने के बाद तीसरी बार इसको देखा तो 110% समझ में आएगा। वैसे अभी तो मैं समझा के ही जाऊंगा, एक सवाल समझाऊंगा, बस आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा ना तो सब समझ में आने लगेगा। एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास है और मैं ये बोल रहा हूँ पहला क्वेश्चन की बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन से पेयर हैं जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएंगे? भाई आप लोग को याद होगा ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने दिखाने की जितनी भी बातें थी जितने भी क्वेश्चन होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, सब बेस्ड होते हैं एक सीरीज पे जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। इसका नाम क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। और इस सीरीज के बारे में सर आपको पहले भी बता चुके हैं और आज एक बार फिर से भी बता दें। नाम क्या था उसका? ऐसे कालूनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता है, CUAUH। और मैंने बोला था कि जैसे आप टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर जाएंगे, बॉटम टू टॉप जाएंगे बाबू, तैसे तैसे इस पे मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। और चलो मैं तुम्हारे दिखाने के लिए दिखा दूं कि नीचे से ऊपर जाने पे मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो मेटल ऊपर होगा अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। किस सॉल्यूशन से? तो अपने साल्ट के सॉल्यूशन से। इस टाइप की रिएक्शन को, इसी टाइप की रिएक्शन को बाबू आप कहते हैं कि सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा मैंने, ऑप्शन सीधे सीधे आपको लिख के बता देना, आपको इतना पता है। तो हर के किताब में ऑप्शन ABC जो होगा वो अलग हो सकता है। मैं पहले का ऑप्शन आपको लिख देता हूँ कि पहले का D ऑप्शन है, बाकी को चेक कर लेना। ये बोल रहा है सिल्वर सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, मींस कॉपर की रिएक्शन सिल्वर सॉल्यूशन से। अच्छा, AgNO3 से करा रहा है, AgNO3 से। अब देखो ना, Ag अगर देखा जाए तो कॉपर से नीचे है ना और कॉपर उससे ऊपर। मैंने कहा जो ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। कॉपर चाह रहा है Ag को डिस्प्लेस करना तो Ag को तो अलग कर देगा भाई। कॉपर अपने नाइट्रेट के साथ बैठेगा फर्स्ट क्लास AgNO3 का ट्वाइस बना के। तो ऑप्शन नंबर D, पहले का D। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन ऑफ रस्टिंग। लोहे को जंग लगने से, आयरन पे रस्ट लगने से कौन सा मेथड बचा सकता है? तो दुनिया जानती, बच्चे भी जानते। इसका B ऑप्शन दिया बाबू, अप्लाइंग पेंट। हाँ, पेंट वगैरह लगा के हम जो है कि जितने भी लोहे के आर्टिकल्स हैं सबको बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
तीसरा बोल रहा है एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट इट आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। कह रहा है इसमें से कोई एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब ये तीसरी चीज उसमें कह दिया कि ये सॉल्युबल है वाटर में। तो एक तो आपने आंसर में ये जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, जब एमसीक्यूज के ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख लोगे तो एमसीक्यूज क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। एलिमिनेट करने का मतलब क्या ना कि आपको इतना पता चल जाए कि इनमें से तीन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, इनमें से तीन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, तो चौथा खुद ही मिल जाएगा कि जब तीन नहीं हो सकते तो यही हो सकते हैं। तो कार्बन कभी नहीं वाटर में डिसॉल्व होगा, सिलिकॉन कभी नहीं होगा, अगर लोहे की बात करो तो आयरन वाटर में डिसॉल्व हो ही नहीं सकता, तो हो क्या सकता है? तो तीसरे क्वेश्चन का पहला आंसर है बाबू कैल्शियम। नाम क्या है? कैल्शियम। और कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, Ca+O2 CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड। अरे दूसरा नाम तुमको मैं बताऊं, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, चूने का पत्थर बोलते हैं, कितनी बार मैं बता चुका हूं। और चूना, सूखा हुआ चूना वाटर में डिसॉल्व करोगे तो हो जाएगा ना, तो वही पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होगा, तो कैल्शियम का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फूड कैन्स आर कोटेड विद द टिन नॉट विद द जिंक बिकॉज़। अच्छा, जो फूड वगैरह के आइटम्स होते हैं वो टीन से कोटेड होते हैं, जिंक से नहीं होते, तो वो तो सिंपल सा आंसर है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। ऑप्शन नंबर सी में लिख देता हूं, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात आप कर रहे हैं, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। Ujra, how you can, given a hammer, battery, bulb, wire and switch, how you can distinguish between the sample of the metal and non-metal? देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसमें पहला है। कह रहा है आपको हैमर दे दिया जाए, एक बैटरी दे दिया जाए, एक बल्ब दिया जाए और एक स्विच दिया जाए, और उसके बाद आपको दो मेटल और नॉन मेटल में पहचान करना है, तो किस टाइप से आप पहचान कर पाओगे? आओ मैं बताऊँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, जो सर ने बैटरी दे रखा है, आपको मिला क्या क्या है, तो पहले मैं उन सब चीजों का इस्तेमाल कर लेता हूँ जो चीजें आपको मिली। आपको ये बैटरी मिल रही थी, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ कि मुझे क्या मिल रखी है? बैटरी। ठीक है, आगे कहे कि एक बल्ब भी मिल गया, मैं यहाँ बल्ब लगा देता हूँ ना, क्या दिक्कत है? बल्ब लगा दिया मैंने, मैं नीचे लिख देता हूँ कि ये क्या लगाया हूँ? बल्ब। आगे इसके कह रहे कि एक स्विच भी लगा लो भाई, तो चलो स्विच भी लगा दिया। और फिर कह रहे हैं कि दो सैंपल आपको दे दिया, एक सैंपल दिया ए और एक सैंपल दिया बी। यही एक सैंपल ए है, एक सैंपल बी है। अब इनको चेक करना है, आप बताओ चेक करके कैसे बताओगे कि कौन उसमें मेटल है कौन नॉन मेटल है? मेरे भाई आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि अगर ए और बी, अगर ये जो ए बी दिख रहा है तुमको, अगर ये मेटल होगा, मैं कंडीशन लिखता हूं कि ए एंड बी अगर मेटल होगा बेटा, तो मेटल ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बैटरी से लगने वाले जो सोर्स के बाद अगर इनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो मेटल है, और अगर ए बी मेटल होगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, बल्ब ग्लो। अरे भाई ए बी लगा दिए, दोनों को टच में करोगे, अगर बल्ब जल गया तो ए बी मेटल है, और ए बी नॉन मेटल होगा, ए बी नॉन मेटल होगा कब? जब बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नॉट ग्लो। देखो ना कितना आसानी से बता रहे हैं। आपको 3-4 चीजें दी है ना, ये आपको स्विच दे रखा है, अभी एक चीज का इस्तेमाल नहीं किया मैं, आपको बैटरी दिया, बल्ब दिया, स्विच दिया, ए और बी दो सैंपल दिया, पूछा सर आप ये इतना बता दो कि मेटल और नॉन मेटल का इसमें पहचान कैसे करेंगे? मैंने कहा ए बी अगर मेटल होगा, टच करने पर बाबू तुरंत बल्ब जल जाएगा, और अगर ए बी को टच करने पर बल्ब नहीं जलता तो वो नॉन मेटल होगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि सर मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज द नॉन मेटल आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट इसी में दे रहा है, तो मैं एक बार ये कंफर्म कर लूं कि नीचे बच रही है। ओके, लॉट ऑफ स्पेस, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको कि
Assess the usefulness of these tests in the distinction between the metal and non metals. अच्छा ठीक है, ये कुछ अलग से पूछ रहे हैं कि अलग से कैसे आप करेंगे। तो सुनो, A and B are metal when A और B मेटल हो सकते हैं कब? when hammered by hammer and produced sound ले, ये भी मैंने बता दिया। ये तो एक हमने सर्किट बना के बताया, ए बी मेटल और नॉन मेटल का, बल्ब जला तो मेटल, नहीं जला तो नॉन मेटल। दूसरा जो हथौड़ा आपको दे रखा है, हैमर दे रखा है, उसका क्या यूज? तो ए और बी को अगर पीटने पर साउंड आता है तो वो मेटल है, अगर प्रोड्यूस करेंगे साउंड तो मेटल है, अगर साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो वो क्या हो जाएंगे? आपके नॉन मेटल हो जाएंगे। तो जैसे तैसे देखा बच्चे ने देखते देखते 5 क्वेश्चन कर लिए। मैंने बार बार कहा कि बेटा अपने सामने एक एनसीईआरटी की बुक ओपन करके रखिएगा, तभी बातें समझ में आएंगी। मैं तुरंत आगे की तरफ चलता हूँ, उम्मीद भी कर रहा हूँ कि ये सब चीजें स्क्रीनशॉट वगैरह ये वीडियो को पॉज करके आप लिखते चल रहे हैं। तो मेटल और नॉन मेटल नाम के चैप्टर के एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन बच्चे ने किया, लगभग 5 मिनट भी नहीं लगा। तो लड़के तेज हैं, पढ़े लिखे हैं, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है। अगर चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्सरसाइज में क्या है? कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं बताता हूं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, सुनो। अब एक बात आप लोगों को मैं बताऊं, एक बात मेरी सुनो। ये जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं ना बेटा, जितने मेटल ऑक्साइड्स होते हैं सब बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो जाहिर सी बात, ये रिएक्शन किससे दिखाएंगे? एसिड से ही। जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं सब बेसिक होते हैं नेचर में, तो इनकी रिएक्शन किसके साथ हो सकती है? एसिड के साथ हो सकती है। दूसरी बात कहने जा रहा हूं, दूसरी बात मैं कहना ये चाहता हूं कि जितने नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। और एसिडिक इन नेचर होने का मतलब अगर वो एसिड है तो रिएक्शन किससे करेंगे? बेस के साथ करेंगे। तो बोले सर इसमें नया क्या? ये तो पहले से मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और जो बेसिक होंगे वो एसिड से, जो नॉन और जो एसिडिक होंगे वो बेस से रिएक्शन करते हैं। ये तो बात आपको पता है। चलो, अगर इतनी बात पता है तो कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर को शो करें। सोचो, मेटल नॉन मेटल के ऑक्साइड, अगर मेटल का है तो बेसिक, नॉन मेटल का है तो एसिडिक। तो कोई ऐसा ऑक्साइड हो सकता है क्या जिसके अंदर बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर है? इसका मतलब वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे। हाँ, होता है। और उसी ऑक्साइड को आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हो। मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। मैंने बाय डेफिनेशन ये लिखूं कि द ऑक्साइड्स which shows both character of acid and basic also react with both acid and base called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड लिखे इसको मेटल ऑक्साइड लिख लेना था। मेटल ऑक्साइड वो मेटल की ऑक्साइड जो दिखाती है दोनों कैरेक्टर एसिड और बेस का, ठीक है, और वो रिएक्ट भी करेंगे एसिड और बेस दोनों से, उसी को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जांपल याद कर लेना, एग्जांपल छाप के आ जाओ एग्जाम में। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, ETC लगा लेना। 2 एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में, जहन में दौड़ना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो भी छाप देना, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो छापोगे। छापना इज सेंस लिख लेना, बना लेना, ठीक है। आप बातें समझते हैं। नेम 2 मेटल व्हिच डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द रूट एसिड्स एंड 2 मेटल व्हिच विल नॉट डिस्प्लेस। अरे बोलो ना, 7वां क्वेश्चन कितना आसान है।
पूछ रहा है 2 मेटल ऐसे बताइए जो डाइल्यूट एसिड को में से हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर दे, और 2 मेटल ऐसे भी बता दीजिए जो डिस्प्लेस न कर पाए। भाई हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर किसी 2 मेटल का नाम ले लो। आपने कहा सर सोडियम ले लूं, एल्युमिनियम ले लूं, ठीक है। सोडियम और एल्युमिनियम 2 ऐसे मेटल्स हैं जो डिस्प्लेस करेंगे हाइड्रोजन आयन को कहां से, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करेंगे, और डिस्प्लेस कौन नहीं करेगा, तो जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वो नहीं करेगा। और हाइड्रोजन से नीचे की बात करते हो तो मैं कॉपर की बात करूं, सॉरी Hg की बात कर लूं, Ag की बात कर लूं, Au की बात कर लूं, जिसको कहो उसको कर लूं मैं। तो ये डिस्प्लेस नहीं करते हाइड्रोजन को किसी भी एसिड के अंदर से। तो ये तो रहे आपके 7 क्वेश्चन, जैसे तैसे आपने देख लिए। तुरंत इसको अगर आप नोट करेंगे बेटा तो हम आगे की तरफ चलेंगे अपने। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ तक अगर आप लोग ने सब कुछ अच्छे ढंग से कर लिया तो देखिए ना, कितने कम टाइम में आप क्वेश्चन, आपके 7 क्वेश्चन आपने लगा लिए, पता भी नहीं चला। आइए सीधे सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और मैं बोला ना कि इस चैप्टर का बाबू ये मेटलर्जी नाम का जो टॉपिक था, जिसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के नाम से हम पढ़ते हैं, ये पहले रिड्यूस हो चुका था। तो जो मेरा एक कॉन्सेप्ट का वीडियो है मेटल और नॉन मेटल का, शायद उस वीडियो में ये मेटल नॉट आ रही, ये मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आपको नहीं पढ़ने को मिले। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इसी की आएगी कि कोई एक इम्प्योर मेटल, ये कह लो कि मिनरल या ओर्स कैसे मिलते हैं, और उनसे बहुत से स्टेप होते हैं जिससे रिफाइनिंग के थ्रू हम प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो सब मैं कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। उसी का एक क्वेश्चन यहाँ पे है, तो क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। बाकी डिटेल में अगली वीडियो में मैं आके आपको बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, व्हाट वुड यू टेक एज एनोड, द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा है मेटल M की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड किसका बनाएंगे, कैथोड किसका बनाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट किसका लेंगे। एक बात बस मेरा याद करना, मैं लिखता हूं इम्प्योर मेटल कैपिटल M, इसका बनता है आपका एनोड, इसका बनता है एनोड। कोई पूछेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में मेटल के एनोड किसका बनता है, तो इम्प्योर मेटल का। अच्छा, प्योर मेटल स्ट्रिप, इसको भी M से दिखाओ, ये किसका बनता है, तो इसका बनता है कैथोड। पता चल गया। इलेक्ट्रोलाइट की बात है तो मैं लिख दूं साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल M। ये जो कैपिटल M मेटल है, इसी के साल्ट सॉल्यूशन का उसके अंदर क्या भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आपको एक बात पता चल गई कि सर एनोड बनता है इम्प्योर मेटल का, कैथोड बनता है प्योर मेटल का, और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसी मेटल के साल्ट सॉल्यूशन को उसमें भर देते। ये क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम अच्छे ढंग से थोड़ा ध्यान से देखें तो बाबू मैं आपको एक बात बताया था कि ये देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंटल दिखेगा, बड़ा दिखेगा, पर इसमें दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि प्रत्युष नाम का एक लड़का है, कोई एक स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, जिसने एक अपने स्पून में सल्फर नाम के एक नॉन मेटल को लेकर हीट करना शुरू कर दिया, और हीट किया, ऊपर से एक टेस्ट ट्यूब लगा दिया, उसमें कुछ गैस कलेक्ट कर लिया। आप बताओ अगर सल्फर हीट की जा रही है, आप पढ़े हो कि सर कंबस्टन होगा तो ऑक्सीजन जरूरी है, आग लगेगी तो ऑक्सीजन गैस चाहिए। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो हमने कुछ क्वेश्चन नंबर 11 बाबू ये कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कितने टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे। आपको बस एक बात इतना जानना है कि क्या मैं आपको आज से अगली की क्लास में नहीं बताया हूँ कि मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड के बारे में। तो सुनो, जब मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो 2 टाइप के ऑक्साइड बनेंगे, बस इतनी बात दिमाग में रखो। एक बनेगा न्यूट्रल, दूसरा बनेगा एसिडिक। न्यूट्रल के एग्जांपल में तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाए, और एसिडिक ऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जितना बनाओ उतना बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये बोल रहा है बाबू कि गिव द रीजन। अच्छे छोटे क्वेश्चन है। ये पूछा है क्वेश्चन की प्लेटिनम का, गोल्ड का और सिल्वर का यूज हम ज्वेलरी बनाने में क्यों करेंगे। आप बताओ ना कि इनका यूज ज्वेलरी बनाने में न करके अगर हम आयरन का यूज करने लगे, आयरन की चेन बनवा के लाए, 50-60 हजार, 1 लाख 2 लाख की बनवा के लाए, महीने 2 महीने के बाद उस पर रस्टिंग की प्रोसेस शुरू हो जाए, जंग लगने लगे, मूर्छा लगने लगे, तो खराब है।
आंसर क्या है कि इनका यूज हम ज्वेलरी में इसलिए करते हैं क्योंकि ये बिकॉज दे आर इनर्ट मेटल, ये किसी से रिएक्शन वगैरह नहीं करते। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को हम ऑयल के अंदर स्टोर करके क्यों रखते हैं? तो उसका सिंपल सा रीजन है कि सर बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव एंड स्टार्ट बॉन्ड विद कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं ये जलना शुरू कर देते हैं और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एल्युमिनियम का यूज हम अटेंशियल में मतलब मींस कुकिंग वगैरह में क्यों करते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव तो है ही, साथ ही साथ ये गुड कंडक्टर होता है हीट का, इसलिए इसका यूज हम कुकिंग वगैरह बनाने के उसके बर्तन वगैरह में कर दिया करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप बताओ कि मेटल ऑक्साइड को हम प्रेफर क्यों करते हैं मेटल को उस समय जो क्या बोलते हैं उसको रिफाइनिंग में। तो ठीक है, मैंने लिखा कि मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस करके प्योर मेटल लाना आसान है इस एंड कंपेयर टू कार्बोनेटेड सल्फाइड। मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड से प्योर मेटल लेना, मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल लेना, इन दोनों में अंतर है। मेटल ऑक्साइड से मेटल प्योर मुझे चाहिए तो मैं रिडक्शन करा के रिड्यूस करा के उसे पा लूंगा आसानी से, जबकि ये मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड से उतना आसानी से नहीं मिलता। क्वेश्चन वो था, हमने आंसर आपको दे दिया। ठीक, इसके बाद के क्वेश्चन की अगर आप बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बाबू आपके सामने, सॉरी 13 क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू मस्ट हैव सीन द टर्निस कॉपर वेसल बीइंग क्लीन विद द लेमन एंड टर्निस। आपने ये कह रहा है कि कॉपर के गंदे जो बर्तन होते हैं उसको नींबू वगैरह से या किसी खट्टे पदार्थ से हम साफ करते हैं तो आसानी से साफ हो जाते हैं। रीजन क्या है एक्सप्लेन करने के लिए आपसे बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुन रहा। अच्छा, कॉपर के जो बर्तन वगैरह है वो गंदगी उनमें आने के बाद वो फॉर्म कर लेते हैं कॉपर कार्बोनेट, और लेमन में या किसी भी खट्टे पदार्थ में होता क्या सोर्स सब्सटेंसेस में होते हैं एसिड आपके। और आपको एक बात मैंने बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, रट रट के पढ़ाया हूँ कि बेटा जब कोई एसिड किसी मेटल के